हेलो स्टूडेंट्स, आईआईटी ब्रेन में आपका स्वागत। 12th क्लास का रिलेशन एंड फंक्शन जो कि पहला चैप्टर था 12th का, और पूरी सीरीज का जो हमने 32 लेसन्स की सीरीज बनाई है उसका चौथा लेसन था वो कंप्लीट हो चुका है। और आज अपने 5वें लेसन के साथ हम इस कहानी को आगे बढ़ाएंगे। आज के लेसन का नाम है सीक्वेंस एंड सीरीज, जो 11th स्टैंडर्ड का है। अभी शुरुआत में क्योंकि बेसिक सारे 11th के चैप्टर्स में है, तो 11th के चैप्टर तेज चल रहे हैं। देन जब एक बेसिक सब निपट जाएंगे, बेसिक फंडामेंटल्स जिनकी जरूरत पड़ती है 12th के सिलेबस में, तो फिर 12th के चैप्टर तेजी से आने लगे। ठीक है ना। तो आज जो चैप्टर है 5वां है इस सीक्वेंस का, जो हमने 32 चैप्टर का ऑर्डर बनाया है। तो मैं अपनी स्क्रीन आप लोगों को दे रहा हूं, ये रही मेरी स्क्रीन। तो आज इसे शुरू करेंगे। आप जानते ही हैं पूरा पैटर्न। सबसे पहले 0 लेवल एनसीईआरटी का चैप्टर पढ़ेंगे, देन फर्स्ट लेवल एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, और फिर उसी तरीके से आगे बढ़ते, ठीक है ना। चलिए तो कंटिन्यू करते हैं। और जो भी पढ़ाया जा रहा है ये याद रखिएगा, ये बिल्कुल बेसिक से अभी मैं मेंस के लेवल तक पहुंचा रहा हूं। जैसे ही अप्रैल कंप्लीट हो जाएगा मेंस का एग्जाम, तो जैसे ही मेरा ये पूरा काम निपट जाएगा, इसके तुरंत बाद हर चैप्टर पे एडवांस प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स को एड ऑन। तो मेरे हिसाब से ये सफिशिएंट होना चाहिए। अगर कोई इस ऑर्डर को फॉलो करता है, इन क्वेश्चंस को करता है, तो वो कर। टेलीग्राम में सारे मेंस के क्वेश्चंस की सीट में आप लोगों को भेजता ही हूँ प्रैक्टिस के लिए। उनमें से कई मैंने प्रैक्टिस कराए होते हैं जिनमें रेड मार्क लगा होता है। बाकी जितने बचते हैं आप लोग कीजिए, और कमेंट बॉक्स में जो नहीं बनता उसको भेज। अगर आप उसे भेज देंगे तो मैं आपको क्लैरिफाई कर दूंगा ये क्वेश्चन कैसे। जल्द ही मैं इन क्वेश्चंस की आंसर की भी टेलीग्राम में अपलोड करूंगा, ताकि आप ये मिला सकें कि आपने कौन सा क्वेश्चन सही किया है, कौन सा गलत। ठीक है ना। चलिए, तो अभी एडवांस का कंटेंट अभी इसमें एड ऑन नहीं किया है मैंने। अभी मैं मेंस एनसीईआरटी से शुरू कर रहा हूं, बेसिक से, और मेंस तक के क्वेश्चन पे जो हमारे स्टेप चल रहे हैं लेवल 1 से लेवल 0 से लेवल 9 तक, तो उसमें 7, 8, 9 है एडवांस के लेवल्स। अभी हम लेवल 6 पे स्टॉप कर दे रहे हैं चैप्टर को, क्योंकि अभी हम मेंस को फोकस करके चल रहे हैं। ठीक है ना। हम जिस पैटर्न पे चल रहे हैं हम इस पे ही कंटिन्यू 7, 8, 9 को हर चैप्टर में मीन्स निपटते ही एड ऑन कर। चलिए अब स्टार्ट कर रहा हूं। रेडी। ये हमारा चैप्टर आज का सीक्वेंस एंड सीरीज। 0 लेवल का मतलब पहले चैप्टर रीड कर लेते हैं एक बार। छोटा सा चैप्टर है, जल्दी निपट जाए। सबसे ज्यादा क्लास अभी तक सीक्वेंस, रिलेशंस एंड फंक्शंस में लगी है 12th वाले पार्ट में। 18 लाइव क्लासेस बनी उस पर। लेकिन क्योंकि आप जानते हैं रिलेशन, ये जो चैप्टर होता है फंक्शंस का, ये होता भी डिफिकल्ट है, क्योंकि हर क्वेश्चन का अपना एक नया थीम होता है, एक अलग क्राइटेरिया होता है। तो मुझे हर टाइप का एक एक क्वेश्चन पिक करके अपना लेक्चर तैयार करना था, तो इसीलिए थोड़ा टाइम लगा उसमें। ये चैप्टर थोड़ा छोटा है रिलेटिवली उसके। तो चलिए 0 लेवल पे हम सबसे पहले रीड कर लेते हैं। सबसे पहला टॉपिक है सीक्वेंसेस एंड सीरीज, यानी सबसे पहली एक्सरसाइज जो एनसीईआरटी की है। कुल 2 एक्सरसाइज हैं केवल, उनमें पहली सीक्वेंस एंड सीरीज के बेसिक्स पर बेस्ड है। कैसे करना है, क्या करना है 11th के बिगिनर्स को, वो सुने पहले। इस टॉपिक में हम ये समझेंगे कि सीक्वेंस और सीरीज हम कहते किसको हैं। तो सिंपल ही समझिए, 2 एस्पेक्ट हैं सीक्वेंस को समझने के। जब हम एक सीक्वेंस की बात करते हैं तो सीक्वेंस बनाने के 2 मतलब लगाइए। पहला मतलब ये कि आप कोई ऐसा अरेंजमेंट लिखते हैं नंबर्स का, जिन नंबर्स के अरेंजमेंट के पीछे आप एक कारण को दिखा सकते, एक्सप्लेन कर सकते, मतलब मैथमेटिकली उसको जस्टिफाई कर सकते हैं। जैसे आपने लिखा 1, 3, 5, 7, 9, ये आपने कुछ नंबर्स लिखे। अब ये जो नंबर्स आपने लिखे हैं, इन नंबर्स में आप देख पा रहे हैं कि 2 के गैपिंग पे चल रहे हैं। तो कोई थर्ड पार्टी, कोई अगला बंदा अगर इन नंबर्स को देखेगा तो आपके बिना बताए भी जज कर लेगा कि इसके बाद अब और क्या क्या नंबर आप लिखने वाले। इसे सीक्वेंस कहते हैं। ये है मैथमेटिकल सीक्वेंस, जिसका मैथमेटिकल तरीका हमको मालूम है, हम जज कर पा रहे हैं कि क्या मैथमेटिकल कंडीशन इसमें अप्लाई हो रही है। लेकिन एक दूसरा केस आपके सामने लिखता हूं, इस पर आइए। इस बार सीक्वेंस है 2, देन 3, देन 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 एंड। अब इसको आप ध्यान से देखें। इस सीक्वेंस में अगर आप गैपिंग चेक करें तो पहले 1 की गैपिंग है, फिर 2 की गैपिंग है, फिर 2 की है, फिर अचानक 4 की है, उसके बाद फिर 2 की। अगर आप मल्टीप्लाई कर करके आगे बढ़े तो भी आपको कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है ना। लेकिन फर्दर स्टिल इसके कि ये अरेंजमेंट आप नहीं देख पा रहे हैं, इसको मैं एक सीक्वेंस मानूं। बस मुझे थ्योरेटिकली ये जस्टिफाई करना पड़ेगा कि जो मैंने लिखा है वो क्या लॉजिक है उसके पीछे और वो कैसे लिखा गया। तो आप लोग देख रहे हैं, कई स्टूडेंट जज भी कर चुके होंगे कि जो नंबर्स मैंने लिखे हैं वो प्राइम नंबर्स है ना। तो सीक्वेंस हमेशा किसी एपीजीपी पैटर्न को फॉलो करके ही बनाया जाए, मैं ये बताना चाहता हूँ। जरूरी नहीं है, सीक्वेंस कुछ भी हो सकता है। आप उसके पीछे का बस एक रीजन बताएं, वो मैथमेटिकल रीजन भी हो सकता है और थ्योरेटिकल रीजन भी हो। तो अगर आप मुझसे पूछेंगे कि सर ये जो सीक्वेंस आपने बनाया ये क्या है, तो मैं कहूंगा दिस इज द सीक्वेंस हैविंग ऑल द नंबर्स प्राइम। तो ये सीक्वेंस डिफाइन हो जाएगा प्राइम बोलकर। जबकि पहले वाले में इनका जो गैप है, गैप ऑफ द नंबर इज 2, गैप इज 2, ठीक है ना। वहीं दूसरी ओर एक तीसरा सीक्वेंस अगर मैं लिखूं तो भाई मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं कि मैंने 1 लिखा, उसके बाद 2 लिखा, फिर 4, फिर सीधे 8 लिख दिया, फिर 16। अब यहां पर अगर कोई कहे
तो मैं गैप को मेंटेन नहीं कर रहा हूं, मैं प्रोडक्ट को मेंटेन, यानी रेशियो ऑफ एवरी टू सक्सेसिव नंबर्स इज इक्वल टू 2 इन दिस केस। तो ये भी एक सीक्वेंस है, ठीक है, तो इसे भी आप सीक्वेंस बोलेंगे। इसके ऊपर जो है ये भी सीक्वेंस है, प्राइम नंबर का सीक्वेंस, इसके ऊपर भी सीक्वेंस है। तो सीक्वेंस के पीछे या तो एक मैथमेटिकल लॉजिक आप लगाएं जो सबको दिखे, विजिबल हो, या ऐसा कोई थ्योरेटिकल एस्पेक्ट भी आप रख सकते हैं जिसका जस्टिफिकेशन आप दे पाए, आप जस्टिफाई कर दें कि आपने जो लिखा था वो क्या है। जैसे ये प्राइम नंबर है, इसमें कोई गैपिंग ढूंढे, प्रोडक्ट ढूंढे, नहीं मिल पाएगा। लेकिन अगर वो नंबर्स को ध्यान से देखेगा, कहेगा अरे यार ये तो सारे प्राइम नंबर्स की लिस्ट है, तो ये एक सीक्वेंस है, ठीक है ना। तो ये तीनों यहाँ पर जो मैंने लिखे हैं ये सभी सीक्वेंस है। ये बात बतानी जरूरी थी कि सीक्वेंस कभी मैथमेटिकल और कभी थ्योरेटिकल भी हो सकता है। अगला सीक्वेंस जैसे मैं ये लिख दे रहा हूं, देखिए 3, 3.3, 3.33, 3.333। तो आप समझ रहे हैं ना कि मैं क्या लिखने की कोशिश कर रहा हूं या मैं किस तरीके से इन नंबरों को बना रहा हूं। बस आप समझ गए, इसका मतलब ये सीक्वेंस। तो सीक्वेंस कोई भी ऐसा अरेंजमेंट जिसके नंबर्स के ऑर्डर को, जिसके पैटर्न को हम पकड़, ये जरूरी नहीं है कि वो ऐड करके या मल्टीप्लाई करके ही बने, वो कोई थ्योरेटिकल एस्पेक्ट के बेस पे बना हुआ भी हो सकता है। तो ये तो सीक्वेंस हो गया आपका। आप सीरीज समझे, जब आप सीक्वेंसेस को किसी ऑपरेटर के साथ अरेंज करते हैं तो फिर हम उसको सीरीज बोलते हैं। सीरीजेस में आते हैं वो जिनको आपने ऑपरेटर के साथ अरेंज किया हो। कैसे, देखिए सीक्वेंसेस में आई ये कॉमन नोटेशन के साथ लिखी हुई चीजें। अब इन्हीं को अगर मैं सीरीज में प्रेजेंट करता तो जो पहला वाला है वो बन जाता 1 + 3 + 5 + 7 + 9, कुछ इस तरीके का। दूसरा बन जाता 2 + 3 + 5 + 7 + 11, ये सेकंड बन जाता। थर्ड को मुझे लिखना पड़ता 1 + 2 + 4 + 8 + 16। यहाँ पर ध्यान दें मैं प्लस ऑपरेटर यूज कर रहा हूँ, आप अल्टरनेट प्लस माइनस या सभी पे माइनस भी यूज कर सकते। वो आप जानते हैं जहां प्लस लगता है वहां माइनस भी स्वतंत्रता के साथ लग सकता है। जब प्लस लगने पर कोई रोक नहीं है तो माइनस लगने पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होगा, आप जानते हैं इस बात। ये अगला सीक्वेंस ऐसा बन गया है। तो ये सीक्वेंस है, अब ये सीरीज होगी। तो जब आप ऑपरेटर के साथ प्रेजेंट करते हैं तो वो सीरीज है, बिना ऑपरेटर के प्रेजेंट करते हैं तो ठीक। तो सीक्वेंस में, जब सीक्वेंस में गैपिंग है, जैसे ये प्राइम नंबर वाला जो सीक्वेंस मैंने लिखा है ये थ्योरेटिकल बेसिस पर लिखा गया, ये थ्योरेटिकल एस्पेक्ट, थ्योरेटिकल, इसका लॉजिक थ्योरी में, इसको बाय कांसेप्ट समझाया जाएगा, थ्योरी बताई जाएगी इसके लिए। लेकिन जो पहला सीक्वेंस है उसमें आप गैपिंग को देखो। गैपिंग जिस सीक्वेंस में दिखती है, या जैसे तीसरा सीक्वेंस देखिए जिसमें रेशियो मेंटेन रहता है ना, उस सीक्वेंस में जनरल टर्म को बड़ी सिंपली प्रेजेंट करके आप नए नए टर्म बता पाते हैं। लेकिन फिर मैं वही कहूंगा, ये जरूरी नहीं है कि हर बार गैपिंग या रेशियो के बेस पे ही जस्टिफाई किया जा सके। जैसे मैं आपको एक केस बताता हूं, मान लीजिए एक ऐसे सीक्वेंस की डिस्कशन चल रही है, एक ऐसे सीक्वेंस की चर्चा हम लोग करने वाले हैं जिसका nth टर्म an एक जनरल सिंबल है, जिसका मतलब होता है कि जो भी आप सीक्वेंस लिख रहे हो उसमें nवीं पोजीशन कौन फिल करेगा। तो मान लीजिए आपने an की जगह लिख दिया n+1 का स्क्वायर अपॉन n-9, ठीक है ना, आपने ऐसे कुछ दे दिया, या n+9 कर लीजिए। चलिए -9 लिखूंगा तो 9 लगाने पर वो अनडिफाइंड हो जाएगा, प्लस कर दिया। फॉर एवरी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो अब देखिए जब आप इसमें n की वैल्यू अप्लाई करते जाएंगे तो इसका पहला टर्म आएगा a1 बराबर 1 + 1 2 का स्क्वायर अपॉन 9 और 1 10, यानी कि ये आ गया पॉइंट। देखिए पहला टर्म 0.4, ठीक। जब आप 2 अप्लाई करेंगे तो a2 आ जाएगा 2 + 1 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 + 9 11, इट इज 9/11। अब ये 9/11 तो साहब सॉल्व भी नहीं होने वाला, आप समझ ही रहे होंगे बात को। इसको भी मैं 4/10 ही लिख देता हूँ, ज्यादा अच्छा 4/10 ज्यादा अच्छा रहेगा, 0.4 क्या, क्योंकि सारे तो जस्टिफाई हो नहीं पाएंगे। अब a3 में रखूंगा तो 4 का स्क्वायर बाय 12 बन जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आप ना आप रेशियो मेंटेन देख रहे हैं ना गैपिंग मेंटेन है, फिर भी सीक्वेंस तो है ना, ये सीक्वेंस तो आप इसको कहेंगे। क्यों कहेंगे? क्योंकि आप जान पा रहे हैं कि कौन ऐसा फॉर्मूला है जिसके बेस पे इनको बनाया जा रहा है। तो ये भी तो सीक्वेंस को प्रेजेंट करने का एक अच्छा तरीका ये होता है कि आप उसके nth टर्म को इस तरह से लिखें। लेकिन बात उठती है कि सर प्राइम नंबर वाले को जब आप लिखेंगे तो ऐसे कैसे लिख पाएंगे? नहीं लिख पाएंगे ना, नहीं लिख पाएंगे भाई। जरूरी नहीं कि हर किसी को आप an = से लिख पाए। जो मैथमेटिकल तरीके से क्रिएट किए गए सीक्वेंसेस होंगे उनको आप किसी फॉर्मूले से बांध पाए। लेकिन अगर आपने सीक्वेंस किसी थ्योरी या कंसेप्ट के बेस पे तैयार किया है तो उसको बांधने की जरूरत नहीं है, थ्योरी से ही जस्टिफिक। अगर कोई मुझसे कहेगा भाई 2 से शुरू करके 5वीं पोजीशन वाला प्राइम नंबर बताइए, तो मैं बता दूंगा ना। 10वें नंबर वाला प्राइम नंबर मुझे गिन के बताना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर मैं थ्योरेटिकली कोई सीक्वेंस तैयार कर रहा हूं तो उसमें टर्म्स को भी थ्योरी के बेस पर डिफाइन करूंगा, किसी मैथमेटिकल ऑपरेटर से बांधने की कोशिश नहीं करूंगा। तभी मैं शुरू में पहली बात ये बताई कि सीक्वेंस एक थ्योरेटिकल एस्पेक्ट से भी बनाया जा सकता है और मैथमेटिकल से तो बनाया ही जा सकता है, वो तो आप जान। और सीरीज कब बनती है? जब आप सीक्वेंस के टर्म्स को आपस में बांध देते हैं किसी ऑपरेटर की मदद से। ऑपरेटर कौन है? प्लस माइनस की हेल्प से। जब आप इस तरह का प्रेजेंटेशन देते हैं जैसा मैंने यहां बनाया,
तो इसको आप सीरीज कहें। ठीक है, तो पहला एस्पेक्ट एनसीईआरटी ने बिल्कुल सिंपल रखा है, केवल 2 एक्सरसाइज रखी, वो भी बहुत सिंपल है। ये चैप्टर काफी सिंपल है पिछले चैप्टर के कंपैरेटिवली, लेकिन इसके जो मेंस के प्रॉब्लम्स है उनकी लिस्ट कम से कम 250-300 सवाल अभी तक पिछले 20-25 सालों में मेंस में पूछे जा चुके हैं इस चैप्टर से। तो मेंस के क्वेश्चंस बहुत ढेर सारे, उस पर हमको थोड़ा टाइम लगेगा, वही मेन पार्ट है इसका। तो चलिए पहले चैप्टर एनसीईआरटी की पहली एक्सरसाइज को करने के लिए हमको बस इतना ही थ्योरी का रिक्वायरमेंट है। अब जल्दी से हम पहले एक एक्सरसाइज निपटा लें ताकि आगे की तरफ बढ़ सके। ठीक है, बिल्कुल क्विकली बिना रुके एक्सरसाइज 8.1। हाँ, ये बात आपको बता दूं, ये 8th चैप्टर है एनसीईआरटी 11th की बुक में, लेकिन मैंने इसको पहले मौका दिया क्योंकि आप समझ सकते हैं अलजेब्रा में एपी जीपी इन सब चीजों के जानने के बाद ही जब आप ट्रिगोनोमेट्री में जाएंगे, क्योंकि वहां पर इसकी जरूरत पड़ेगी आपको। ट्रिगोनोमेट्री में कई बार हमको एपी जीपी के टर्म्स का रिक्वायरमेंट हो जाता है, कुछ ऐसे फॉर्मूले होते हैं जिसमें एपी जीपी पता होनी चाहिए, तो इसलिए पहले हमने अलजेब्रा के इस चैप्टर को मौका दिया। ठीक है ना, ये ऑर्डर बनाया इस हिसाब से कि किसी चैप्टर को पढ़ने से पहले जितनी भी जानकारियां रिक्वायर्ड हो निपट। चलिए, तो एक्सरसाइज 8.1 ये एनसीईआरटी आपके सामने मैंने स्क्रीन पे दिखा दी है। ये लीजिए आपकी एक्सरसाइज 8.1, और जल्दी जल्दी से जो क्वेश्चन मैंने रेड मार्क किए उन पे डिस्कस करेंगे, बाकी आप लोगों के लिए है। एक्सरसाइज 8.1, राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द सीक्वेंस इन एक्सरसाइज 1 to 6 वेयर हुज nth टर्म आर गिवन। nth टर्म आपको दिया है, आपको पता लगाना है कि फर्स्ट 5 टर्म्स क्या होंगे। पांचवा सवाल मैंने रेड मार्क किया है, यानी ये 6 के 6 एक जैसे, मैंने इसमें से एक को उठा रहा हूं, बाकी आप करेंगे। क्या दिया है 5th क्वेश्चन में देख लीजिए। फर्स्ट का 5th पार्ट, ए एन इक्वल टू क्या दिया है, -1 to the power n minus 1, -1 to the power n minus 1, 5 to the power n plus 1, ये है ना। 5th पार्ट नहीं, 5वां सवाल है, सॉरी, पहले का 5वां पार्ट नहीं है, 5th क्वेश्चन है। नंबरिंग सही कर देता हूं ताकि आप मिला सके। ये एनसीईआरटी का जो न्यू वॉल्यूम है वो है, तो कोई बच्चा इसको एनसीईआरटी के वॉल्यूम से मैच करा सकता है 11th का बिगिनर, अगर वो प्रैक्टिस करता है तो ए एन का वैल्यू है -1 to the power n minus 1, 5 to the power n plus 1। अब इसमें देखिए सबसे पहले n की जगह 1 अप्लाई करने पर a1 आ जाएगा -1 to the power 1 minus 1, 5 to the power 1 plus 1, और ये हो जाएगा -1 0 पावर एंड 5 स्क्वायर, दैट इज 25, क्योंकि -1 का 0 पावर 1 होता है। जब आप a2 निकालेंगे तो a2 के लिए आप रखेंगे n की जगह 2 minus 1 एंड इट इज 5 2 plus 1, तो ये हो जाएगा -1 की पावर 1 5 क्यूब, इट इज 125 विद माइनस साइन, यानी एक टर्म प्लस आ रहा है एक माइनस आ रहा है। ठीक है ना, a3 और निकाल लेते हैं, देखते हैं। a3 हो गया -1 to the power 3 minus 1, 5 to the power 3 plus 1, यानी 5 to the power 4, और -1 स्क्वायर अगेन प्लस, -1 का स्क्वायर प्लस होता है आप जानते हैं, और 5 की 4 पावर हो गई आपकी 625 अगेन प्लस। और अब इस पैटर्न को हम पहचान चुके हैं, तो यानी कि आप बिना फॉर्मूले के, अगर कोई A4 और A5 की बात करे तो फॉर्मूले की भी जरूरत नहीं है। आप लोग भी समझ गए होंगे कि रखने को फॉर्मेलिटी के लिए मैं लिख देता हूं 4 - 1 और 5 की पावर 4 + 1, और लास्ट होगा -1 की पावर 5 - 1 और 5 की पावर 5 + 1, ये बन जाएगा -1 का क्यूब 5 की पावर 5 और -1 की पावर 4 5 की पावर 6, और वैल्यू क्या होगी आप जानते हैं, 625 से 5 और बढ़ा दीजिए, पावर बढ़ी है विद नेगेटिव साइन, तो ये हो जाएगा 5 × 5 = 25, 10 2 12, 31 25, और लास्ट नंबर फिर प्लस में आ जाएगा, वो कितना होगा, 5 × 5 = 25, 10 2 12, 6 और 5 × 15 15 625। तो ये वो 5 टर्म हैं जिनके बारे में इस क्वेश्चन में बोला गया है, 1 5 6 2 5। ठीक है ना, तो 5वां क्वेश्चन को जिस तरह से आप करेंगे, है ना, एक हर एक्सरसाइज का एक सवाल 2 सवाल 11th के बच्चों को करना चाहिए, ऐसा नहीं कि किसी को छोड़ दें, 1 2 करते हुए चले। अगर आपको बहुत कॉन्फिडेंस आ रहा तो कुछ छोड़ सकते हैं, लेकिन एक टाइप के सारे नहीं छोड़ सकते आप। ठीक है बाकी 5 आप अपना हाथ साफ करें इस पे, आगे बढ़े। फाइंड द इंडिकेटेड टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इन 7 to 10 whose nth टर्म आर गिवन। 10वां क्वेश्चन हमारा अगला पिकिंग है, इसमें हमको इंडिकेटेड टर्म बताना है। इसका मतलब an का वैल्यू आपको दिया है, ये देखिए, और आपको आगे लिख के दिया A20, माने an देख के A20 निकाल। क्या है an में ले जा रहा हूँ, nn - 2 / n + 3। 10th क्वेश्चन है शायद ये, an इक्वल टू दिया है, 10th क्वेश्चन दिया है, an इक्वल टू दिया है n × n - 2 / n + 3, n × n - 2 / n प्लस कुछ इस तरह का दिया है। an दिया है n × n - 2 / n + 3, A20 आपको कैलकुलेट करना है। an ये दिया है, A20 कितना होगा ये पूछा है आप। ठीक है, सिंपली 20 पूछा तो डायरेक्ट 20 लगाएंगे। A20 इक्वल टू आ जाएगा 20 × 20 - 2 / 20 + 3, तो ये आ गया 20 × 18 / 20, यानी कि हो गया 360 / 23। तो A20 डायरेक्ट ही गया, यानी इस A20 को निकालने के लिए आपको A1 A2 नहीं निकालना पड़ा। क्यों? क्योंकि जब an दे दिया जाता तो पूरे पैटर्न को एक फॉर्मूले में बांध दिया जाता है। अब बस आपको an के आधार पर डिसीजन लेना होता है, आपको ये जानने की कोई जरूरत नहीं होती कि A1 A2 A3,
लेकिन अगर एन नहीं दिया होता तो फिर 4-5 टर्म के नेचर को चेक करके फिर आगे बढ़ना पड़ता है, ठीक है ना। तो a20 बराबर 20 इंटू 20 माइनस 2 अपॉन 20 प्लस 3 सॉल्व करके आ गया 360/20, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में आइए। 10th क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। फाइंड द इंडिकेटर टर्म था तो हमने निकाल दिया a20। 10th के बाद अगला सवाल है वो राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स। ये 11 12 13 भी वैसे ही है, सीधे 14 मैंने टिक किया है, एक बार इसको पढ़ लें। ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, फिर हम आगे की थ्योरी की तरफ जा रहे हैं। 14th क्वेश्चन है द फिबोनाची सीक्वेंस इज डिफाइंड एज दिस। एक सीक्वेंस है फिबोनाची सीक्वेंस, उसको डिफाइन किया है। तो उसको डिफाइन करने का तरीका क्या होता है कि शुरू के 2 टर्म 1 डिफाइन कर दिए जाते हैं a1 a2, उसके बाद हर नए टर्म को पिछले 2 टर्म के सम से दिखाया जाता है, ठीक है ना। मैं ये सारा मैथमेटिक्स आपके सामने लिख देता हूं पहले उस पेज में। क्वेश्चन नंबर कौन सा देख लेते हैं एक बार। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 फिबोनाची सीक्वेंस का लॉजिक क्या है, a1 1 होगा, a2 भी 1 होगा, और इसके बाद हर nth टर्म अपने पिछले 2 टर्म्स के सम से दिया जाएगा। और एक बात और, आप n की जगह 2 से छोटा नंबर नहीं लगाएंगे, 2 से छोटा नहीं लगाएंगे, क्योंकि अगर आप 2 लगाते हैं तो ये 2 लगाने पर बन जाएगा a0, और इस सीक्वेंस में a1 से नंबर को डिफाइन किया गया, a0 को लिया ही नहीं। तो अगर आप इनको 2 गलती से लगा देते तो ये टर्म मीनिंगलेस हो जाएगा। इसीलिए फिबोनाची सीक्वेंस का रूल है कि a1 a2 दोनों 1 होते हैं और फिर अगला हर कोई टर्म पिछले 2 के सम के बाद। n को आप 2 से बड़ा ही लगा। अब आपसे बोला है फिबोनाची सीक्वेंस में फाइंड an + 1 / an, n बराबर 1 2 3 4 5, मैंने 5 सवाल हैं, आपको निकालना है an + 1 / an। an + 1 अपॉन an आपको कैलकुलेट करना है, और n = 1 2 3 4, और ये 5 वैल्यू आप n की बदलते रहेंगे और आपको ये वैल्यू निकालनी है, ठीक है। समझिए अब बात को। a1 दिया है 1, a2 दिया है 1, an दिया है an - 1 प्लस an - an, यानी हर कोई नया टर्म पिछले टर्म के साथ इस तरीके से कनेक्टेड है, ठीक है। तो ठीक है, अब a1 दिया है, a2 दिया, तो जल्दी से पहले a3 a4 a5 a6 ये सब निकाल लेते हैं ना, तेजी से निकालेंगे। समझिएगा, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल किया जाएगा, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। ये फॉर्मूला हमें बता रहा है कि कोई भी नया टर्म पिछले 2 टर्म के सम से आएगा, an का वैल्यू पिछले दोनों के एडिशन से आएगा। तो देखिए सीक्वेंस का पहला टर्म a1 1 है, मैं सीक्वेंस बना रहा हूँ, a2 भी 1 है, और क्या बोल रहे हैं ध्यान से पढ़िए कि an जो है वो पिछले 2 को जोड़ के आएगा। तो मेरे बच्चों, अगर पिछले 2 को जोड़ के ही नया आना है तो 1 और 1 को जोड़ के आप सीधे 2 लिख दो ना, है ना, और फिर 1 और 2 को जोड़ के 3 लिख दो, ठीक, और फिर ये 2 और 3 को जोड़ के 5 लिख दो, फिर 5 3 को जोड़ के 8 लिख दो। ये हमारे हो गए रिस्पेक्टिव टर्म्स a1 a2 a3 a4 a5 और a6, और ऐसे ही अगला 8 और 5 को जोड़ के 13 लिख दो, क्योंकि लॉजिक क्या है उसको पढ़िए। वो लिख रहा है कोई भी नया टर्म पिछले 2 को जोड़ के आ, तो 2 तो दिए ही थे, तो इन दोनों की मदद से अगला बन गया, फिर इन दोनों की मदद से 3 बन गया, फिर 2 और 3 जुड़े तो 5 बन गया, 5 और 3 से 8 बन गया। और अब आपसे जो क्वेश्चन पूछा फटाफट उसको निकाल लेते हैं। सबसे पहले an + 1 / an निकालना है, और n की जगह 1 रखना है, तो ये बन जाएगा a2 / a1, इट इज 1 / 1 यानी कि 1, ठीक है। अगला फिर इसी में लगाते हैं। अब n की जगह, ये तो n बराबर for n बराबर 1 था, ये for n = 1। अब for n = 2 क्या होगा भैया, वो भी देख लो। n = 2 लगा के ये बन जाएगा a3 / a2 यानी 2 / 1 यानी 2 हो गया इस बार। ऐसे ही आप एक बार n बराबर 3 लगाइए, तो 3 लगा के हो जाएगा a4 / a3 यानी कि 3/2 आ गया। अगला आ गया 3/2। ऐसे ही अगला टर्म लगाएंगे, 5 तक हमको लगाना है बस। n बराबर जब 4 लगाएंगे तो a5 / a4 आ जाएगा यानी 5/3, यहां से देख पा रहा हूं मैं इसमें से। और लास्ट n बराबर 5 लगाने पर ये बन जाएगा a6 / a5, और इनकी वैल्यू यहां से आप देख सकते हैं, ये 8/5 हो जाएगा, तो 8 अपॉन, ठीक है ना। तो तेजी के साथ आप इस सीक्वेंस के जो क्वेश्चन पूछे उनको निकाल पाएंगे। ठीक है, तो एक सिंपल क्वेश्चन था, लास्ट क्वेश्चन था एक्सरसाइज का। यहाँ पर ये एक्सरसाइज खत्म हो जाती है। सारे क्वेश्चन nth टर्म पे बेस्ड है, तो आप इनको करें। आगे की ओर बढ़ते हैं, अपना थ्योरी आगे बढ़ाते हैं। तो ये हमारी पहली एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई एनसीईआरटी की। कुल 2 एक्सरसाइज आगे बढ़िए। इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करने के बाद अगले एक्सरसाइज के लिए जो टॉपिक हमको पढ़ने आपके सामने आ गए हैं वो क्या क्या है देख लीजिए स्क्रीन पे। ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ना है, मीन इंसर्ट करना सीखना है, और एएम जीएम रिलेशन के बारे में जानना है। बस यहाँ पर हमारा दूसरी एक्सरसाइज के लिए मटेरियल तैयार हो जाएगा। एक बात यहाँ पर सब बच्चों को बता दूं, एपी जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होती है वो 10th का सिलेबस, इसीलिए एनसीईआरटी ने 11th में उसे शामिल नहीं किया है। इसीलिए डायरेक्ट हेडिंग में आप जीपी देख पा रहे हैं। लेकिन जब हम मोर फॉर कंपटीशन वाला टॉपिक पढ़ाऊंगा मैं, आपको सीक्वेंस पता है, 0 नंबर पे हम पहले एनसीईआरटी पढ़ते हैं डेट टू डेट। बस ये उन बच्चों के लिए है जो एनसीईआरटी की तैयारी करते हैं, अपने स्कूल की परीक्षा की तैयारी करते हैं। इसलिए उनके लिए मैं एनसीईआरटी को कॉम्पिटेटिव में मिक्स नहीं करता। इसलिए प्योर एनसीईआरटी, जितना एनसीईआरटी लिख रही है बस उतना ही बता, ताकि आपको पता रहे कि ये हमारा स्कूल सिलेबस है, ठीक ना। तो स्कूल सिलेबस 0 लेवल है हमारे लिए। 1 लेवल पे हम लास्ट एक्सरसाइज करते हैं एनसीईआरटी की, तो 0 और 1 लेवल पूरा स्कूल के बाद। 2 लेवल पे फिर हम थ्योरी थोड़ा और बढ़ाते हैं, मोर फॉर कॉम्पिटिटिव, कुछ और टॉपिक। जैसे इसमें एपी नहीं दिख रहा, तो अभी मैंने एपी को नहीं जोड़ा क्योंकि अभी मैं स्कूल के बच्चों के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ। भाई उनका स्कूल के लिए
जितना तैयार करना बस वो बताऊंगा। लेकिन जब दूसरे नंबर के लेवल पे आऊंगा तो मोर फॉर कंपटीशन में एपी भी पढ़ाऊंगा और भी जो 50 बातें जरूरी हैं कंपटीशन के लिए वो सब, फिर वहां पर ये इनलार्ज हो, ठीक है ना। तीसरे लेवल में एग्जाम्पलर की प्रॉब्लम्स कराता हूँ, वो स्कूल के बच्चों के लिए भी काम की हैं और मेंस के लिए भी ठीक होती है वो प्रॉब्लम। तीसरे लेवल पे हम वैसे तीसरे लेवल पे एग्जाम्पलर कराने से पहले मैं तीसरे लेवल पे आपको एक वो देता हूँ, क्या कहते हैं, जैसे मैं थ्योरी पढ़ाने के बाद आपको एक क्विक रिवीजन देता हूँ जब सारी थ्योरी कंप्लीट हो जाती है कि क्या क्या हमने पढ़ा, उसका एक क्विक सर्वे हो। चौथे लेवल पे फिर एक फॉर्मूला देता हूँ आपको, पिछले सभी चैप्टर्स में मैंने फॉर्मूला मैप दिया है, उस फॉर्मूले में आपको याद करने में ये मेरी तरफ से आश्वस्त रहे, सारे फॉर्मूले कवर हो जाते हैं, फिर कुछ बचता नहीं, तो वो मैप आप ध्यान से देखें, पूरे चैप्टर की समरी है वो बहुत तगड़ी, ठीक है ना। पांचवें लेवल पे फिर हम एग्जाम्पलर के प्रॉब्लम्स करते हैं। छठे लेवल पे हम जाके मेंस के प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं। अभी हम छठे लेवल पे स्टॉप कर दे रहे हैं गेम को। 7, 8, 9 लेवल कठिन सवालों के लिए है, तो जब एडवांस की तैयारी चलेगी तो हर चैप्टर में 32 के 32 चैप्टर में एक नया प्रोफाइल और जुड़ जाएगा और इसी फाइल पे आगे एक पन्ना और, ठीक है। चलिए, तो अभी अगली एक्सरसाइज के लिए जो टॉपिक है सुनिए, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। 11th क्लास का दूसरी एक्सरसाइज के लिए जो टॉपिक चुना गया वो है ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। इसके अंदर हम ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन की सारी डिटेल पढ़ेंगे, इंसर्शन ऑफ मीन्स सीखेंगे कि कैसे किसी सीक्वेंस में जीपी में मीन इंसर्ट किया जाता है, और अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिकल मीन के रिलेशन को जानेंगे, ठीक है ना। आप तेजी से आइए, मैं फटाफट इसको आगे बढ़ाऊं। सबसे पहले जीपी क्या है ये समझिए। अगर मैं एक ऐसा सीक्वेंस आपके सामने रखूं जिस सीक्वेंस का हर अगला टर्म पिछले टर्म में एक पर्टिकुलर कांस्टेंट नंबर को मल्टीप्लाई करके बन रहा, तो ऐसे सीक्वेंस को हम लोग जीपी कहते हैं, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। पहले इसको पहचान लें आप, ये सीक्वेंस जीपी क्या है। ये सीक्वेंस जीपी है, पहला टर्म ए है, अगला टर्म ए के साथ आर मल्टीप्लाई करके बना है, तीसरा ए आर स्क्वायर, चौथा ए आर क्यूब, फिर ए आर की पावर 4। प्रभात भाई, फिजिक्स के वीडियोस बहुत सारे बने हुए डले हैं, वहां से फिलहाल हेल्प लीजिए, एक बार इसको पूरा निपटा दूं, देन फिर वापस लौटूंगा फिजिक्स में, आप टेंशन ना लें। चलिए, तो ये हो गया ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर टू द पावर 4, ये जीपी हो गई हमारी, यानी हर नया टर्म पिछले टर्म में कुछ मल्टीप्लाई करके बन रहा है। अगर ये देखना चाहते हैं कि वो क्या टर्म है जो मल्टीप्लाई करके पिछले टर्म से नया टर्म बना है, तो कोई भी दो सक्सेसिव टर्म उठाइए, बाद वाले में पहले वाले से डिवाइड कर, जैसे मैंने चौथे में तीसरे से डिवाइड किया, ये आर आ गया, और दूसरे में अगर पहले से डिवाइड करूंगा ये भी आर आ जाएगा। तो जीपी की पहचान है, कोई भी दो लगातार आने वाले टर्म उठाइए, बाद वाले में पहले वाले से डिवाइड कीजिए, आपको एक कांस्टेंट वैल्यू आती हुई दिखनी चाहिए। अगर कोई कांस्टेंट वैल्यू लगातार इस तरीके से आ रही है, कोई भी रैंडम दो टर्म उठाने, तो फिर हमारा सीक्वेंस जीपी। जीपी एक मल्टीप्लिकेटिव सीक्वेंस है जिसमें हर नया टर्म पिछले टर्म में कुछ मल्टीप्लाई करके, ठीक है ना। तो ये हो गया ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर टू द पावर 4, वेरिएबल फॉर्म में मैंने लिखा है। इस सीक्वेंस में जो ए टर्म आप देख रहे हैं इसको फर्स्ट टर्म बोला जाएगा, इस पूरे सीक्वेंस का ये फर्स्ट टर्म है, और जो दो लगातार आने वाले टर्म को डिवाइड करके वैल्यू निकली है उसको कॉमन रेशियो कहा, ये कॉमन रेशियो। तो कॉमन रेशियो दो लगातार आने वाले टर्म को डिवाइड करके आएगा, और फर्स्ट टर्म तो नाम ही काफी है, जो पहला टर्म है वो फर्स्ट टर्म, तो ये ए फर्स्ट टर्म है, आर कॉमन रेशियो, और ये सीक्वेंस आपका जो है जी। अगर आप इसको सीरीज का रूप देना चाहें तो इसके बीच में कोई ऑपरेटर लगा दें, ऑपरेटर प्लस हो सकता है, सभी में माइनस लगा दीजिए वो भी चलेगा, अल्टरनेट प्लस माइनस लगाइए वो। ऐसा आप नहीं कर सकते कि जहां आपका मन हुआ आपने प्लस लगा दिया, जहां मन हुआ माइनस लगा दिया, उससे माइनस प्लस कॉमन रेशियो की वैल्यू में फर्क। तो फर्स्ट टर्म ये हो गया, कॉमन रेशियो ये हो गया, ये जीपी हो गई। सीक्वेंस को देख के ही पता लग रहा है कि अगर इसका पहला टर्म ए है, अगला ए में आर को मल्टीप्लाई करके आया है कि 1 पावर के साथ, और उसका अगला आर में 2 पावर के साथ आया है, तो आप देख पा रहे हैं टर्म जिस पोजीशन पे, जैसे इस टर्म की अगर मैं बात करूं तो ये थर्ड पोजीशन, ये थर्ड टर्म, और इसमें आर की पावर आप देख रहे होंगे 2 है। इसका मतलब जीपी के लिए ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि अगर फर्स्ट टर्म को हम ए मान रहे हैं तो कोई भी पोजीशन का टर्म कॉमन रेशियो में एक पावर उस पोजीशन से कम करके मल्टीप्लाई कर। तो इस बात के आधार पर हम ये बात कह सकते हैं कि अगर कोई इस पैटर्न का nth टर्म निकाले, जिसको हम जनरल टर्म मानते हैं, तो वो ए में आर की n-1 पावर मल्टीप्लाई करके आए। आप जानते हैं कि हर बार पावर टर्म की पोजीशन से कम आ रही है, आपने रीड कर लिया होगा। तीसरे टर्म में 2 पावर आई है, तो nth टर्म में n-1 पावर आनी चाहिए। तो ये जो ए आर n-1 है, ये इस सीक्वेंस का an है, ये वही an है जिसको अभी एक्सरसाइज 1 के सवालों में हम देख रहे थे ढेर सारी, ये बार बार आ रहा था। और वैसे इसको हम लोग आम भाषा में TN भी कहते हैं, टर्म नंबर n। तो नोटेशन आपकी चॉइस पे होगा, जैसा आपको अच्छा लगे। आप AN भी कह सकते हैं और ऐसे भी, जैसे कभी कभी सीक्वेंस को ऐसे भी दिखाया जाता ना, ये दिस इज अ सीक्वेंस, तो इसका मतलब यही होता है कि AN जो है इस सीक्वेंस का टर्म है, मतलब ये सीक्वेंस का सिंबल है। किसका सिंबल है? सीक्वेंस का, कि एक सीक्वेंस लिखा, और AN TN दोनों में से जो सुटेबल लगे वो आप। तो किसी जीपी का
फर्स्ट टर्म ए और कॉमन रेशियो आर है, ये मानते हुए जो उसका nth टर्म होता है वही उसका जनरल टर्म, इसको कहते हैं जनरल टर्म। जनरल टर्म की उपयोगिता ये है भैया कि इससे कुछ भी निकल, जनरल टर्म माने nth टर्म, अब इसकी मदद से आप जो चाहे निकाल, तो ये जनरल टर्म है इसका। एक इंपॉर्टेंट थीम पर और आए, जनरल टर्म निकालने के बाद मान लीजिए कभी कोई एक जीपी दे करके, मान लीजिए हमको एक जीपी दी ए आर एंड डैश डैश डैश, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, और मैंने आपसे बोल दिया कि इसमें 100 टर्म्स, ध्यान 100 टर्म्स हैं इसमें, तो ठीक है भाई, पहला ए है, अगला ए आर है, डैश डैश, ये 100 तक जा रहा है, इसमें 100 पोजीशन पे भी कोई टर्म होगा, 100 पोजीशन पे भी एक टर्म होगा। अब आपसे माना ये कह दिया जाए कि ये जो सीक्वेंस लिखा हुआ है इसमें लास्ट से, फ्रॉम लास्ट, जैसे एक बार पहले फर्स्ट से बता देता हूँ फिर आप समझ पाएंगे, एक बार नॉर्मल सवाल बना दूं, जैसे ए आर एंड डैश डैश 100 टर्म्स की सीक्वेंस है, आपसे कहा फाइंड 15th टर्म, ध्यान दीजिएगा, फाइंड 15th टर्म, तो साहब आपने फॉर्मूला लगा दिया, आपने कहा T15 बराबर a इंटू आर टू द पावर 15 माइनस 1 यानी AR14, ठीक है ना, AR14 निकाल लिया। अगर यही सवाल आपसे ऐसे बोल दिया जाए कि फाइंड 15th टर्म फ्रॉम लास्ट, फाइंड 15th टर्म फ्रॉम, उल्टे से 15, तो कंडीशन क्या बनेगी कि दो तरीके से आप इस सवाल को अटेम्प्ट कर पाएंगे। अगर 15th टर्म फ्रॉम लास्ट पूछा गया तो एक तरीका ये होगा कि आप जानते हैं कि पूरे सीक्वेंस में 100 टर्म है, उनमें से 15 कम करके एक जोड़, ये 15 कम करके एक जोड़ने का जो सिद्धांत है वो बिल्कुल बेसिक है। जैसे 3 लड़के एक लाइन में खड़े हैं, अगर मैं कहूं एक लड़का शुरू से दूसरे नंबर पे है तो बताओ लास्ट से कौन से नंबर पे हो, तो आप देख पा रहे हैं वो लास्ट से भी दूसरे नंबर पे। तो शुरुआत, किसी बच्चे की पोजीशन को अगर आप शुरुआत से देखेंगे और अंत से देखेंगे तो उसकी पोजीशंस का जो सम आएगा वो टोटल बच्चों की संख्या से एक जाता है। ये रूल होता है, हम जानते हैं। अगर 5 बच्चे एक लाइन पे खड़े हैं और कोई हमसे कहे शुरू से चौथा जो है वो लास्ट से कौन सा है, तो वो लास्ट से दूसरा है। अब शुरू से चौथा है, लास्ट से दूसरा है, जोड़ के 6 आ गया, बच्चे तो 5 थे। तो ये नियम होता है मैथमेटिक्स का कि किसी बच्चे, क्योंकि आप उस बच्चे की पोजीशन को एक्चुअल में 2 बार जोड़ ले रहे हो इसलिए ऐसा हो रहा है, वो भी क्लियर है बिल्कुल कि शुरू से चौथा आप जिसको बोल रहे हो, लास्ट से दूसरा भी उसी को बोल रहे हो, तो उस बच्चे को आपने 2 बार गिन लिया, 2 बार गिन लिया, इसलिए आपका सम हमेशा एक ज्यादा आएगा। कई बार बच्चे गलती करते हैं, इसलिए मुझे ये बोलना पड़ रहा है, शुरू से नहीं 100 टर्म के सीक्वेंस में उनसे बोलो कि लास्ट से 15वां बता, तो क्विकली वो बोल देते सर शुरू से 85 निकाल लो। ये जल्दीबाजी में होने वाला एरर है कि वो सीधे सीधे 100 में से 15 माइनस कर देते और सीधे 85 पे पहुंच जाते, तो ये गलत होगा, क्योंकि जो शुरू से 15 नंबर पे, जो लास्ट से 15 नंबर पे है, वो शुरू से 85 नंबर पे नहीं होगा, वो ध्यान देना पड़ेगा हमको। तो यहाँ पर भी मैंने वही किया है, अगर आपको लास्ट से 15th नंबर का टर्म कोई कह रहा है तो शुरू से उसकी पोजीशन होगी 100 माइनस 15 यानी 85, एक जोड़ दो 86, क्योंकि हम जानते हैं शुरू से उसकी पोजीशन और लास्ट से उसकी पोजीशन यानी 86 और 15 को जोड़ के टर्म से ज्यादा आ गया 101, और आना भी चाहिए 101, ठीक है ना। तो कभी भी ऐसा ना करें कि अगर 100 टर्म का सीक्वेंस है, किसी ने कहा लास्ट से 15वां बताओ, तो आपने 100 से 15 घटाया, शुरू से 85 निकाल लेता हूं, गलत हो जाएगा, शुरू से 85 नहीं, शुरू से 86 नहीं, क्योंकि सम को हमेशा एक ज्यादा लाना पड़ता है टर्म के साथ, ठीक। तो एक तरीका तो यही है कि अगर फाइंड 15 टर्म फ्रॉम लास्ट बोला है तो आप फर्स्ट से 86 निकाल, और फर्स्ट से 86 निकालना आसान भी है। T86 बराबर आ जाएगा AR की पावर 86 माइनस 1 यानी AR टू द पावर 85। ये हो गया सिंपल, ही सॉल्व हो गया सवाल। लेकिन एक दूसरा तरीका ये भी हो सकता था कि अगर आप लास्ट से ही देखना चाहें तो आप ऐसा कर लें कि आप पहले पता लगा लें कि 100 पोजीशन पे बैठा, ठीक, तो निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास सीक्वेंस है ए, मैं पेन का कलर चेंज कर देता हूं इसके आगे, सेकंड मेथड के लिए, सेकंड मेथड में आप ऐसे समझे कि आपने पता लगाया कि 100th टर्म है कौन सा सीक्वेंस, तो वो हो जाएगा AR की पावर 100 माइनस 1 यानी AR टू द पावर 99। अब ये जो लास्ट टर्म है इसको आप मान लीजिए उल्टे सीक्वेंस के लिए फर्स्ट टर्म, ठीक है, और जो कॉमन रेशियो है R उसको आप बदल के लिख दीजिए कॉमन रेशियो फॉर रिवर्स सीक्वेंस। रिवर्स सीक्वेंस का तो उल्टा, आप लास्ट को फर्स्ट मान ले रहे हैं और रिवर्स के लिए जब आप कॉमन रेशियो निकालेंगे तो R की जगह 1/R। सवाल आपने सिंपल बना दिया। अब लास्ट टर्म आपका फर्स्ट हो गया और कॉमन रेशियो भी हो गया 1/R। तो अब जब आप उल्टे से 15वां टर्म बताएंगे उसको T-15, क्योंकि T15 जो नोटेशन है वो तो हम शुरू से 15 को कहेंगे, तो T-15 कह लेता हूं, और ये हो जाएगा A की जगह AR की पावर 99, ये A का रोल प्ले करेगा, और R की पावर, R की जगह माफ कीजिए मेरे को 1/R लिखना चाहिए था, 1/R की पावर 15 माइनस, और अब सॉल्व करके आ जाएगा AR की पावर 99 और R की पावर 14, 99 से 14 कम कर लो भैया 85। तो इस तरह से भी आप निकाल पाएंगे। तो सीक्वेंस के उल्टे सीक्वेंस के टर्म निकालने के लिए आप लास्ट टर्म निकाल के उसको फर्स्ट मान ले
और कॉमन रेशियो को रेसिप्रोकल कर, क्योंकि r की जगह 1/r हो जाएगा भाई। 2 जब 4 बनता है तो हम उनका रेशियो जब निकालते हैं 4/2 करके तो 2r, लेकिन उसको उल्टा अगर लिखते हैं, पहले 4 लिखते हैं बाद में 2 लिखते हैं, तो 2/4 करके 1/2 आएगा। तो कोई भी सीक्वेंस अगर उल्टा देखा जाएगा तो उसका कॉमन रेशियो रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो वो टेक्निक लगा के भी आप निकाल सकते हो, ऐसे भी निकाल सकते हैं, इसके पहले तरीके से। तो ये 2 मेथड हो गए इस सवाल को करने के, ठीक है ना। ये तो हो गया एक एपी और उसका nth जनरल टर्म कैसे निकाला जाए, क्या करके पता लगे, ठीक हो गया। अब सुनिए आगे, मान लीजिए हमसे कहा जाए सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अ जीपी, माफ कीजिए एपी बोल रहा हूं बार बार, एपी की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं, एपी 10th का सिलेबस है, अभी एनसीईआरटी में वो नहीं है 11th में, इसलिए मैं डायरेक्ट जीपी पढ़ा रहा हूं। लेकिन मोर फॉर कंपटीशन प्रोफाइल में एपी पर दोबारा चर्चा होगी, क्योंकि मोर फॉर कंपटीशन टॉपिक में लेवल 2 पे हम सभी टॉपिक पे डिस्कस करें, जो जानकारियां भी इस चैप्टर से रिलेटेड है और एग्जाम कंपटीशन एग्जाम में पूछी जाती है उन सब पे, ठीक है ना। तो चलिए अभी तो फिलहाल इसको ही आगे बढ़ाते हैं। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अ जीपी, किसी जीपी के n टर्म का सम कैसे निकाला जाए, इस पे आते हैं, जल्दी से आइएगा इस पे। मान लीजिए हमारे पास एक जीपी है a प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस एन डैश 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 ए आर टू द पावर n माइनस 1 और ए आर टू द पावर n, ये एक जीपी है। आप ये पूरे ए आर टू द पावर n माइनस 1 तक ही लिखिए, क्योंकि हमको n टर्म की जीपी बनानी है, तो इसको n माइनस 2 करके इसको n माइनस 1 कर देते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, माना इसका समेशन है, ये जीपी है ए आर स्क्वायर ए आर टू द पावर n माइनस 1, यहाँ लिख देता हूँ टोटल n टर्म, ये n टर्म्स की जीपी है आपके सामने। हमारा आर्टिकल का नाम क्या है, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अ जीपी, किसी जीपी के n टर्म का सम निकालने वाला टॉपिक हम डिस्कस। तो कैसे निकालेंगे, देखिए सम, s का जो वैल्यू आपके सामने लिखा है, आपको पता है कि इसमें हर टर्म पिछले टर्म में r मल्टीप्लाई करके बन रहा है, हर टर्म पिछले टर्म में r मल्टीप्लाई करके बन रहा है। तो सबसे बेस्ट अप्रोच सम पता लगाने की ये है कि आप इस पूरे सीक्वेंस में एक r से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या बन जाएगा, देखिए ये SR बन जाएगा और ये हो जाएगा AR प्लस AR स्क्वायर प्लस AR क्यूब प्लस डैश 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 डैश, ये टर्म बन जाएगा ए आर टू द पावर n माइनस 1 और लास्ट वाला जो खिलाड़ी है ए आर टू द पावर n। मैंने कुछ नहीं किया, जो सीक्वेंस s लिखा था उसके हर टर्म में r से मल्टीप्लाई करने के बाद बदले हुए इनके जो फॉर्मेट है वो देख लीजिए आप, ये देखिए ये सब बदलने के बाद ऐसे ऐसे दिख रहे हैं, ठीक है। अब आप क्या करिए, सिंपली सुनिए, जो SR और S की सीक्वेंसेस लिखी उस पर कुछ बोलूंगा, ध्यान। जो S का सीक्वेंस है मैं उसको लिख रहा हूँ स्क्रीन पे, बस आप एक बार ध्यान से देखें मैं क्या लिख रहा हूँ। जो 11th के बिगिनर होते हैं वो आराम से तसल्ली के साथ आगे बढ़ेंगे तभी हो पाएगा। ध्यान से देखिए, ये बन, और जब आप r से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो ये ए आर जो ये वाला टर्म है, इसको मैं अब एक कदम बढ़ा, मैं वही लिख रहा हूँ, आप ध्यान दीजिएगा, मैं उसी सीक्वेंस को लिख रहा हूँ एस आर को, ये वाले को, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, हर टर्म की पोजीशन एक आगे बढ़ा दे रहा हूँ, इससे कोई फर्क तो पड़ता नहीं है। तो एस आर में ए आर यहाँ लिख दिया मैंने, ए आर स्क्वायर यहाँ लिख दिया, जो ये वाला टर्म था ये ए आर की पावर n माइनस 1, ये वाला मैं यहाँ लिख दूंगा, ये बन जाएगा ए आर की पावर n माइनस 1 और ए आर एन लिख दूंगा, इससे भी आप, ठीक, ए आर एन लिख दूंगा यहाँ। आप गौर करिए मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया, जो 2 सीक्वेंस थे उनको मैंने अपने हिसाब से अरेंज कर दिया। पहले सीक्वेंस को लिखा एज इट इज, दूसरे को थोड़ा एक स्टेप आगे बढ़ा के लिखा, बस आगे बढ़ाया है। इस स्पेस को मतलब मैंने ब्लैंक कर दिया, इस स्पेस को खाली कर दिया, इस स्पेस को खाली कर दिया, क्योंकि ए जैसा कुछ नहीं था, तो बस मैंने इतना किया कि यहाँ पर एक एम्प्टी स्पेस बना। अब देखिए, ऐसा बनाने के बाद जब आप पहले सीक्वेंस से दूसरे सीक्वेंस को माइनस करेंगे, जब माइनस करेंगे आप इनको, तो सब टर्म आपको कटते हुए पेयर बना बना के कट, जैसे ये मैंने काट दिया, इसको बेगौर करें, जैसे आप पूछ सकते हैं कि सर ये आपने काट दिया, इसके नीचे तो कुछ नहीं है, तो ये मत सोचे कुछ नहीं है, ये सीक्वेंस में जहां भी डैश डैश लगा यहाँ पर भी टर्म्स है, यहाँ पर भी टर्म्स है, ये कटते चले जा रहे हैं। और अब लेफ्ट में आ गया एस कॉमन लेके 1 माइनस आर, राइट में एक तो ये ए बच रहा है सबसे पहले, इसको लिख देता हूँ, और सब कटने के बाद एक लास्ट में ये दिखाई दे रहा मुझे माइनस ए आर एन। और अब आगे बढ़ाने पर एस का वैल्यू क्या निकल जाएगा, ए कॉमन लेके 1 माइनस आर टू द पावर एन अपॉन 1 माइनस आर। तो ये हमारी जीपी के एन टर्म का सम, जीपी के एन टर्म को जोड़ने पर इतना आएगा, एस इक्वल टू ए 1 माइनस आर टू द पावर एन अपॉन 1। इस तरह से जीपी के एन टर्म का सम आप लिखें, ठीक। तो ये तो चलिए समेशन का फॉर्मूला हो गया। एक बात यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जीपी के सम को निकालेगा एन टर्म तक। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात इसमें समझें, जो जीपी का कॉमन रेशियो आर है, ये बहुत मैटर करता है सम निकालने में। 2 बातें बोलूंगा, ध्यान से सुनिएगा। अगर मान लीजिए किसी जीपी का कॉमन रेशियो आर जो है वो 1 से बड़ा नंबर, मान लीजिए 2 है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए R2 है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए R2 है, तो जो सीक्वेंस हमारा बनेगा वो कैसा होगा, A, उसके बाद R अगर 2 है तो 2A, 4A, 8A। और गौर कर सकते हैं आप कि अब ये सीक्वेंस जिस रफ्तार से बढ़ रहा है, बहुत जल्दी 20-25 स्टेप पे पहुंचने पर ये करोड़ों A,
फिर अरबों ए खरबों ए तक पहुंच जाए। सो अगर कोई कहे कि सर इस सीक्वेंस के इनफाइनाइट टर्म्स का सम हम निकालना चाहते हैं, इनफाइनाइट टर्म्स का, तो हम सीधे जवाब देंगे नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल इसीलिए क्योंकि ये सीक्वेंस इंक्रीज होता चला, और जो भी जीपी इंक्रीज होती चली जाती है वो अंत में इनफाइनाइट तक ही टेंड करती है। माने इस सीक्वेंस के बाद के टर्म इतने बड़े हैं कि वो अपने आप में इनफाइनाइट है, तो जोड़ोगे क्या, ठीक। लेकिन अगर इसी सीक्वेंस में ये आर का वैल्यू जो हमने आर दिया है, अगर आर का वैल्यू 1 से लेस होता, जैसे फॉर एग्जाम्पल 1/2 हो, ये जो 1/2 और 2 लिख रहा हूँ ये खाली एग्जाम्पल के लिए लिख रहा हूँ, ये परमानेंट वैल्यू नहीं है। बदल आपको लग रहा बस 1/2 के केस में ही कर सकते, ऐसा नहीं है। 1/2 मतलब 1 से कम। तो ये सीक्वेंस कैसा बनेगा गौरी, पहला टर्म हो जाएगा 1a, दूसरा फिर हाफ है, क्योंकि पहला टर्म होता है a, दूसरा a r होता है, तो पहला a, अगला a r और r की जगह हाफ, अगला a r स्क्वायर, तो हाफ का स्क्वायर 2 का स्क्वायर डिनोमिनेटर पे, अगला a/2 का क्यूब। और अब सुनिए, अगर ये इसी रफ्तार से बढ़ता रहा तो थोड़ी ही देर में ये a/करोड़ अरबों में खरबों में पहुंच जाए, और तब डिनोमिनेटर पे इतना बड़ा नंबर आने की वजह से इसकी वैल्यू टेंडिंग टू 0 हो जाए। ये टेंडिंग का मतलब ये होता है कि इस सीक्वेंस के बाद के टर्म इतने छोटे हैं कि उनको इग्नोर मारा जा सकता, इग्नोर कर सकते हैं। तो अगर ऐसे में कोई हमसे इनफाइनाइट टर्म तक का सम पूछता है तो इस टर्म का ये मीनिंगफुल हो। मीनिंगफुल इसीलिए होता है क्योंकि बाद के टर्म, इट इज मीनिंग, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ये मीनिंगफुल इसीलिए है क्योंकि r 1 से लेस, तो इसकी मीनिंग निकलती है। लेकिन ऊपर में अगर r 1 से बड़ा हो तो वो नॉट। तो ये बात बिल्कुल याद रखें कि एन टर्म तक का सम का फॉर्मूला तो हमारे पास है, इसको मैं Sn कह देता, इस फॉर्मूले को Sn बोल देता हूँ। n मतलब एन टर्म का सम, सब जगह मैं n कर देता हूँ इसके सफिक्स के रूप में। तो ये एन टर्म के सम का फॉर्मूला है। ये एन टर्म का सम तो आप कभी भी निकाल सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इनफाइनाइट यानी बहुत बड़ी एक क्वांटिटी है उसका सम निकाल, तो वो तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आप ये कहें कि r 1 से छोटा। तो इनफाइनाइट टर्म के सम का जो एस्पेक्ट बना है उसको सही समझें। इनफाइनाइट टर्म का सम जीपी में हमेशा नहीं निकाला जा सकता, केवल उस केस में निकाला जा सकता है जब कॉमन रेशियो की न्यूमेरिकल वैल्यू को आप 1 से छोटा, है ना। तो ये पहले वाले केस में a 1a 2a 4a 8a एंड डैश डैश इनफाइनाइट टर्म तक ये नॉट पॉसिबल समेशन है। लेकिन दूसरे केस में जब आप r को हाफ लगाएंगे तो ये मीनिंगफुल समेशन है। तो क्या आएगा आंसर वो समझिए। अभी ऊपर जब हमने Sn निकाला था जनरल फॉर्मूला, तो ये आया था a 1 - r टू द पावर n अपॉन 1 - r। अब गौर करिए, जब आप इनफाइनाइट टर्म तक का सम निकालेंगे तो ये जो आपका न्यूमरेटर का r टू द पावर n टर्म है, इसका क्या होगा, इस पर थोड़ा सा रिसर्च करते हैं। ये जो r की पावर n है ये क्या हो जाएगा, r की पावर n अगर n इनफाइनाइट हो गया और r 1 से कम है ना, Sn इक्वल टू इतना लिखते जाता हूँ यहाँ पर, ये सब चीजें Sn इतना है, r 1 से कम है, मैं तब के लिए डिस्कस कर रहा हूँ, r 1 से कम है क्योंकि तभी ये समेशन मीनिंगफुल है। Sn इतना है, r 1 से कम है एंड n टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी, मतलब होता है कि n की जगह आप इनफाइनाइट लगाने वाले, 50 करोड़ लगाने वाले यहाँ पे। तो खुद सोचो बच्चों, अगर r की वैल्यू 1 से छोटी यानी हाफ है और आप उसके पावर पे 50 करोड़ लगाने वाले हैं, तो इसका मतलब हुआ कि ये वैल्यू घटते घटते टेंडिंग टू 0 हो जाएगी। इसकी वैल्यू 0 के आसपास आ जाए। आसपास इसलिए बोलूंगा क्योंकि दुनिया का कोई भी नंबर अगर नॉन जीरो है तो उसकी कितनी भी पावर 0 नहीं हो सकती, लेकिन 0 नहीं हो सकती भाई साहब। तो 0.0000, अगर कोई पॉइंट के बाद 1 करोड़ 0 लगा के 1 बोलेगा तो उसका क्या मीनिंग होता है, 0 ही मान लो उसको। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर r 1 से कम है और n टेंडिंग टू इंफिनिटी है, तो ये जो r की पावर n आप देख रहे हैं, r की पावर n जो आप देख रहे हैं, ये लगभग 0 बन जाएगा। वही r की पावर n अगर r 1 से बड़ा हो गया तो आपकी जान ले ले। अगर r 1 से बड़ा होगा फिर आप ऐसा मत बोल दीजिएगा कि 0 बन जाएगा, फिर तो ये बहुत जानलेवा बन जाएगा। इसीलिए इस केस में मैंने सीधे लिख दिया नॉट पॉसिबल। लेकिन अगर r की वैल्यू आपने 1 से कम रखी है तो उस केस में n इनफाइनाइट होते ही r की पावर n 0 हो जाएगा। तो अगर मैं इस टर्म को 0 बना दूं r की पावर n को, तो ये समेशन इनफाइनाइट टर्म के समेशन में बदलते ही बन जाएगा a 1 - 0 अपॉन 1 माइनस, और तब आप इसको लिख पाएंगे a अपॉन 1 माइनस r। तो इनफाइनाइट टर्म के समेशन का फॉर्मूला आपके सामने है, इट इज a अपॉन 1 माइनस r एंड द रेस्ट्रिक्शन इज दैट इट शुड बी लेस देन r की न्यूमेरिकल वैल्यू 1 से कम हो, है ना। तो ये आपका एस इनफाइनाइट, इस तरह से आप निकाल पाएंगे समेशन। ये रेस्ट्रिक्शन इसके साथ है, तो मैं इसी ब्रैकेट में इसको भी अटैच कर देता हूँ। इस कंडीशन के साथ आप इस समेशन को निकाल पाएंगे। ठीक, तो चलिए इतना मैंने बता दिया। अभी और थ्योरी भी है इसमें, इस टॉपिक में, तो जहां आज रोक रहा हूं वहीं से कल स्टार्ट करेंगे, इस टॉपिक को कंटिन्यू आगे बढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो किसी भी चैप्टर में हम लोग 0 लेवल से लेकर 9 लेवल तक अपने चैप्टर को पूरा करते हैं। ये बात एक बार लास्ट बता दूं, अभी हम 6 लेवल तक बस कर रहे हैं क्योंकि मेंस की परीक्षा आने वाली है। जब मेंस निपट जाएगा उसके बाद लेवल 8, लेवल 7, लेवल 8 और लेवल 9 इसमें और एड ऑन करेंगे। 32 चैप्टर में सब में जा जाके एडवांस के प्रॉब्लम्स को अटैच कर। जिस चैप्टर में एडवांस की प्रॉब्लम पूछे ही नहीं गए होंगे वो बात अलग है, लेकिन मोस्टली जिन जिन चैप्टर में पूछे सब में एडवांस के जितने पिछले जितने सालों के क्वेश्चन उनमें से इंपॉर्टेंट सवाल उठा करके अटैच करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए
फिलहाल इतना रिवाइज कीजिए, कल अगली क्लास में देखेंगे इससे आगे। बाय।